अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़कवान। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वलीद अब्दुल्ला, जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं और बीबीएच में एज अ प्लास्टिक सर्जन काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है ज़फ़ान? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है ओईटी। ओईटी एक एग्ज़ाम जो है, इसके बारे में आपसे मालूमात लेंगे कि क्या चीज़ है और इसके सारी गाइडलाइंस वगैरह। सबसे ज़रूर। सबसे पहले तो आप ये बता दें कि ओईटी क्या है? ओईटी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट के लिए। तो जिस तरीके से बाहर के ममालिक होते हैं मोस्टली यूके, आयरलैंड, इन जगहों के ऊपर ना वो एक टेस्ट है, लैंग्वेज टेस्ट, जो कि वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे डॉक्टर्स को या बाकी लोगों को जॉब सिक्योर करने के लिए। जो ओईटी है ये स्पेसिफिकली डॉक्टर्स के लिए ही है। डॉक्टर्स के लिए। और ये कहाँ पे होता है? पाकिस्तान में अगर कोई यंग ग्रेजुएट एमबीबीएस के बाद ओईटी देना चाहता है तो वो क्या कहाँ जाए? इस तरह प्लान करें। ओईटी को बुक कराने का जो तरीकाकार है वो बेसिकली ऑनलाइन ही है। जो इसके सेंटर्स हैं वो तीन बड़े शहरों में होता है, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। इन तीन जगहों पे ये ओईटी का होता है और ये इन पर्सन ही होता है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर अगर आप नहीं जा सकते तो ऑनलाइन टेस्ट देने की भी सहूलत है इसके अंदर। ठीक है, और इसका पैटर्न क्या होता है? पैटर्न जो है वो जस्ट लाइक आइल्स आइल्स की तरह ही इसके भी चार मॉड्यूल्स होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक ठीक है, तो उन चारों के अंदर ही आपको उसकी एक मखसूस तैयारी है और उसको आपने कम से कम बी ग्रेड आपने लेना होता है सबके अंदर। और जो है उसके बाद फिर वो आप कह सकते हैं कि अगर आपके बी ग्रेड आ जाता है तो आप यूके और आयरलैंड के जॉब्स के लिए उनका क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं। ये इसके स्टेप्स आपने बताए, 4 स्टेप्स, ये इकट्ठे ही देने होते हैं या अलग अलग देने होते हैं? इसमें ये है कि इसकी जो मॉड्यूल्स है ना, चार मॉड्यूल्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये चारों एक साथ ही देने होते हैं और उसको पास भी एक साथ ही करना होता है। ये पास अगर फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता किसी का एक अदर फेल भी होता है तो उसको यूके के लिए और आयरलैंड के लिए उसको करेक्टिवली दोबारा से एक साथ पास करना लाजमी है। कुछ ममालिक ऐसे हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन ये है कि वो अगर कहते हैं कि अगर आपका राइटिंग फेल है तो आप सिर्फ राइटिंग इंडिविजुअली दे के आप आ सकते हैं, लेकिन फॉर यूके एंड आयरलैंड जो कि मोस्टली डॉक्टर्स के एम होता है, उसके लिए आपको कलेक्टिवली एक साथ ओईटी पास करना ज़रूरी है। ठीक है, और ये अगर एक दफ़ा फेल हो जाए तो कितनी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं इसकी? इसकी कोई इस तरह का नहीं है, आप बस पैसे भरें और उसके बाद अटेम्प्ट दें। कोई इसमें इस तरह का नहीं है कि आपके पास 2 अटेम्प्ट्स हैं या 3 अटेम्प्ट्स हैं, जितनी मर्ज़ी अटेम्प्ट दे सकते हैं। फीस कितनी है? फीस इसकी जिससे मैंने पे की थी आज से तकरीबन साल डेढ़ साल पहले, उस टाइम तो थी 75,000 और ऑनलाइन इसकी वैसे थी $585 हैं। लेकिन $585 जो हैं ये यूएस डॉलर नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं। ऑस्ट्रेलियन क्योंकि डॉलर। ये जो ओईटी है ये मेन ए ओ ई है, एक सेंटर फर्म है बेसिकली, वो ये टेस्ट कंडक्ट कराती है, तो वो एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं 585 के अराउंड ना। तो आजकल जो अभी लेटेस्ट मेरे दोस्तों ने कराया वो तकरीबन 115 या 120 1,20,000 के अराउंड ओईटी की फीस है। ठीक है, मतलब डॉलर्स में प्राइस सेम है और पाकिस्तानी वेरी करता है? जी, वो आजकल से आपको पता ही है कि प्राइस जो है वो डिवैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा जो पाकिस्तानी करेंसी है डाउन आ चुकी है। उन्होंने अपनी प्राइसेस अगर बढ़ाई भी हैं तो 10 से $15 इतने ही बढ़ाई हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारी करेंसी ही डिवैल्यू हो गई है तो वो स्टैंड था उनका एग्जाम जो मैंने दिया था, अब वो 115 या 120 तक आपको पड़ रहा है। ठीक है, और ये आपने इतनी बड़ी अमाउंट बता दी है यंग ग्रेजुएट्स के लिए, इकट्ठा करने का भी कोई तरीका बता दें? इसका इसका ना मेन यही है कि अगर तो आपको कहीं से स्पॉन्सरशिप मिल जाए, मतलब फ्रॉम योर एल्डर ब्रदर, फ्रॉम योर फादर, फ्रॉम योर पेरेंट्स, कोई दोस्त जो कि बाहर पहले चला गया है, तो वो तो एक बेस्ट चीज़ है, ठीक है। पर अगर आपको नहीं मिल पाता तो, और आप यंग ग्रेजुएट जो कि फॉर एग्जाम्पल जॉब कर रहा है, तो उसको वो गैदर ही करना पड़ेगा। गैदर करने के 2-3 तरीके हैं जो कि मैं अक्सर अपने जूनियर्स को कहता हूँ। एक तरीका उसके अंदर, मतलब हमारा जो पाकिस्तान में रह के इंडिया पाकिस्तान इंडिया के जो एक चीज़ है जो हम लोग कहते हैं कि कमेटी डाल लें। तो कमेटी डालने की वजह से ना एक ये एग्जाम है जो कि आप बुकिंग करा लें उसके लिहाज से, और आप एक बल्क में आपको अमाउंट मिल जाएगी और आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड, जो कि इनके पास जॉब अकाउंट होता है,
फॉर एग्जाम्पल जो मेडिकल अफसर्स हैं बहुत सारे, और जो जो पीजीआर्स हैं बहुत सारे जो इस तरह से करते हैं, तो उनके पास जॉब का होता है अकाउंट, तो वो उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड अपना निकाल सकते हैं। तो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर ना आपको ऑलमोस्ट गोल्ड कार्ड आपको मिल जाता है। गोल्ड क्रेडिट कार्ड की जो अमाउंट है वो आपके पास अराउंड आप कह लें कि 4 से 5 लाख तक है। मतलब से 4 से 5 लाख तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और आपने उसको पे करना है इन 50 डेज के अंदर। ठीक है, अब 50 डेज के अंदर आप कैसे पेमेंट करनी है, वो एक बेसिकली आपके पास एक तरह की लेवरेज आ गया ना, कि आप एक एग्जाम 2 दिन बाद बुक कराना चाहते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप बुकिंग करा लें। ठीक है, लेकिन पेमेंट आपने पे करनी है उससे 50 डेज के बाद। ठीक है। तो ये एक तरह का एक एडिशनल लेवरेज मिल जाता है कि उस 50 डेज के अंदर आप उसके लिए आप अगर आप उसमें करेंगे तो आपको कोई एडिशनल चार्जेस, कोई इंटरेस्ट, कोई सूद, कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं होता। हाँ, अगर आप 50 डेज तक भी नहीं कर सकते, फिर आप काइंडली क्रेडिट कार्ड वाला काम ना करें, क्योंकि उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पड़ेगा और वो फिर एक अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस टेस्ट के लिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए जो है ना, वो सिर्फ यही है कि आपके पास एमबीबीएस की डिग्री हो, डिग्री ना भी हो तो आपने अपना एमबीबीएस किया हुआ हो। लेकिन मैं मोस्टली ये कहूँगा कि आप ये हाउस जॉब का फर्स्ट रोटेशन या सेकंड रोटेशन में करें। रीज़न क्या है कि इसका जो मोस्टली कोर्स है, जो कि रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग वाला है और लिसनिंग है, ये सारा कुछ वो है जो कि आप बोर्ड राउंड्स में करते हैं। तो वो बंदा जो हाउस जॉब में है, जिसने हाउस जॉब कर ली है, उसके लिए करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा मोस्टली क्योंकि हमारा बाईलिंगुअल हम लोग हैं, मतलब हम लोग उर्दू में भी बात करते हैं, साथ में हमारी राउंड्स वगैरह इंग्लिश में भी होते हैं। तो हमारे लिए ओईटी करना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि हम सारा कुछ वही बोर्ड में ही हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग में बेसिकली जिस तरीके से अगर हाउस जॉबियंस जो होते हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग वगैरह होते हैं, तो वो जिस तरह से एक वार्ड से दूसरे वार्ड में पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए या किसी ओपिनियन के लिए कॉल लिखते हैं, कॉल लेटर, वही आपका राइटिंग का टास्क होता है। उसको हम लोग तो यहाँ पे बहुत कैजुअल वे में लिखते हैं, उसको एक प्रॉपर तरीका है, उसको सीखना होता है। अब बेसिकली एक चीज़ वही है। सेम रीडिंग जो है, रीडिंग के अंदर क्या है कि आपके पास एक पेशेंट की फाइल आएगी, उस फाइल को आपने पढ़ लिया और उसमें से कितनी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई है, कितनी आपने उसमें से आपने याद कर सके हैं, वो आपने फिलअप करनी होती है। लिसनिंग का भी ऐसे है कि वॉइस चलती है, और वो वॉइस जो है ना, वही बेसिकली वो वॉइस होती है पेशेंट डॉक्टर के बीच में बात हो रही होगी इंग्लिश में, या डॉक्टर के बीच में बात हो रही होगी, तो आपने बेसिकली ये चीज़ को चेक करते हैं कि आपको कितनी वो बात समझ में आई है और आप उसको इंटरप्रेट कर सके हैं या नहीं कर सके। वो उनको बतानी होती है, इंटरव्यू में बतानी होती है, या जो स्पीकिंग वाला मॉड्यूल है उसमें तो हमने बोलना होता है, लेकिन लिसनिंग वाले के अंदर भी हमें नहीं बोलना। वो एक माइक हमारे कान में लगाएंगे, एक ऑडियो क्लिप चलेगा, उसके अंदर जो फिर नीचे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हमने फिलअप हमने करने हैं। ठीक है, राइटिंग के अंदर भी वो हमें एक टास्क देंगे कि आपके पास पेशेंट की ये इंफॉर्मेशन है, ये इस तरह से ये कुछ हुआ है, वो बुलेट पॉइंट्स के होगा। ठीक है, हमने उसको एक कॉल लेटर में या एक लेटर की फॉर्म में हमने उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसको हमने लिखना है। रीडिंग के अंदर भी ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पैराग्राफ दिया होता है, उसके अंदर से हमने वो क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरीके से पहले हम लोगों अपने मैट्रिक एफएससी में थे करते कि एक बड़ा सा 2-3 पेजेस का ऐसे होता है, हमने उसको पढ़ना होता था, फिर उसमें से सवाल हुआ करते थे। तो रीडिंग का भी वही, और ये फायदा हमें ये होता है एज कम्पेयर टू आइल्स कि ये सब चीज़ें वो हैं जो कि हम लोग पेशेंट के साथ रोज बरोज अपनी कर रहे हैं। मेडिकल टर्म्स होती हैं कुछ, वो सारी इजी मेडिकल टर्म्स होती हैं जो कि हमारे लिए करना आसान है। ठीक है, और इसका पासिंग रेट क्या है, कितने लोग पास होते हैं इसमें? पासिंग रेट इसका बहुत अच्छा है, खासतौर पे अगर आप इसके ऊपर तैयारी अगर आप ठीक तरह से करें, तो मैंने देखा कि पूरे जो अटेम्प्ट उसमें लोग में आए होते हैं 100% तक भी लोग पास कर लेते हैं। ये इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना उस टाइम पे अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रख पाते हैं, कितनी अच्छी आपकी तैयारी है, और बस ये बहुत इजी एक है टेस्ट है एज कम्पेयर टू आइल्स, जो आइल्स थोड़ा सा टफ होता है। तो इसके लिए अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर होता है? अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन ही है, हर महीने एक दफ़ा मंथ के शुरू में, एक दफ़ा मंथ के एंड में, तो 2 दफ़ा इसकी सीट्स ओपन होती हैं। वो उन्होंने पूरे साल का ऑनलाइन ही जो उनकी साइट है ओईटी वालों की, उसके ऊपर उन्होंने दिया हुआ है स्केड्यूल, आप वहाँ पे जाएं
वहाँ पे जाने के बाद उनकी जो भी डेट आपको सूट करती है वो आप उसको सूट करें। और ये फ़ायदा ये भी है, फॉर एग्जांपल आप अगर नेक्स्ट मंथ का करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकती हैं। आप चाहते हैं कि मैं 6 महीने बाद का, अभी मैं बिजी हूँ, 6 महीने बाद का मैंने बुक कराना है, तो आप 6 महीने बाद का भी आज ही बैठे बुक करा सकते हैं तो सीट्स आराम से मिल जाती हैं या इस आराम पे कोई से। लिमिट्स हैं? नहीं, इसमें सीट आपको आराम से मिल जाती है, मेजॉरिटी आपको आराम से मिलती है। तकरीबन महीने 1.5 महीने का टाइम चाहिए होता है, ठीक है, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में नहीं है उससे पहले का है, जिससे एमबीबीएस पास किया हुआ है, हाउस जॉब का भी फर्स्ट या सेकंड रोटेशन है, तो 2 ढाई महीने चाहिए होते हैं। इसमें आपको आराम से सीट मिल जाती है। ठीक है। और कितने अरसे बाद ये एक्सपायर हो जाता है? अगर बिलफर्ज मैंने आज ये पास कर लिया है तो कितने अरसे तक एलिजिबल होगा? ये इसकी जो एक्सपायरी की लिमिट है वो 2 ईयर्स की है। लेकिन जो लोग प्लैब के लिए ओईटी करते हैं, ओईटी करके प्लैब में अप्लाई करते हैं, तो रिसेंटली जो कि जो जीएमसी है उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास प्लैब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 3 ईयर्स इसकी एक्सपायरी है, ओनली फॉर प्लैब। अदरवाइज फॉर बाकी रूट्स के लिए जो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एमआरसीएस करके जीएमसी लेना चाहे तो भी 2 ईयर्स की है। अगर वो अपनी आईएमसी या आयुष मेडिकल काउंसिल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भी 2 ईयर्स के लिए ही है। ठीक है। और इसकी तैयारी में कितना टाइम लगता है और उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तैयारी के लिए जो मेन टाइम है वो तकरीबन 1 मंथ का है। और अगर आपको टाइम 1 मंथ मतलब हमेशा ही मैं जब भी बात करता हूँ तो ये डिवाइड होता है या उस पर डिसाइड होता है कि आप पर डे कितना टाइम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिन के 3 से 4 घंटे दे सकते हैं तो 1 मंथ टाइम इज इनफ। ठीक अगर है। आपके पास 3 से 4 घंटे का टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि यार मैं इतना टाइम नहीं निकाल सकता, मैं 2 घंटे ही निकाल सकता हूँ, तो आप 2 घंटे पर डे दें, टाइम पीरियड अपना कर लें 2 मंथ। ठीक है। ठीक है ना? तो अगर आपके पास 4 घंटे निकाल सकते हैं तो 1 महीने में हो जाएगी, 2 घंटे निकाल सकते हैं तो 2 महीने में आपकी होगी। आपके पास 1 घंटा से निकाल सकते हैं तो आप 3 महीने या 2.5-3 महीने का टाइम अपना रख लें। ठीक है। तो ये एक है, इतने में आपकी आराम से तैयारी हो जाती है। हाँ, इसकी तैयारी के लिए कोई कोर्स करना पड़ता है या कोई बुक्स वगैरह हैं तो बता दें। तैयारी के लिए इसके लिए यार सब कुछ जो है ना ऑनलाइन ही पड़ा हुआ है। टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर सारा कुछ इसका लिसनिंग का, रीडिंग का, स्पीकिंग का, राइटिंग का सब कुछ गूगल ड्राइव के ऊपर लोगों ने जमा किया हुआ है, जो कि टोटली फ्री है। ठीक है। और जशान फाइल्स के नाम से एक फाइल जो कि मैंने यूज़ की थी, उसके अंदर वही आपकी रीडिंग के लिए, लिसनिंग के लिए काम आती हैं, तो आपको मोस्टली प्रैक्टिस काम चीज़ें भी प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाती हैं चीज़ें। प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाती हैं। ये चीज़ ऐसी है जिसके अंदर जो आपका स्पीकिंग का पार्ट है वो लाजमी तौर पे आपको ग्रुप में बनाना पड़ेगा, 2 या 3 का, कम से कम 2 वरना मोस्ट 4 एट मैक्सिमम। उसमें मकसद ये होता है कि आप एक केस स्टडीज या एक वो जो भी आपका टास्क होता है वो आप पढ़ लेते हो। एक बंदा बन जाता है डॉक्टर, एक बंदा बन जाता है पेशेंट। तो वो रोल प्लेयर, आपने रोल प्ले करना होता है। तो वो उसके अंदर जो जो चीज़ें आपने पूछनी है, अब वो पूछने किस तरीके से हैं वो भी उसके भी टेम्पलेट फॉर्म में सारा पीडीएफ में लोगों ने जमा किया है, तो इजीली मिल जाता होता है। ठीक है। ये सारा आपने ओईटी के बारे में बता दिया। कोई लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग ओईटी में अपीयर होना चाहते हैं? यार मेरा ये ही मशवरा है कि ना आजकल जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, तो लाजमी तौर पे आप लोग ओईटी दें, चाहे आपने जाना है या नहीं जाना। एक हमेशा जो है ना एक सेकंड ऑप्शन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। मैंने जब ओईटी दिया था मेरा पाकिस्तान से जाने का मूड था भी सही और नहीं नहीं भी था, लेकिन 70% मेरा था कि मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा। मैं क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम सीपीएसपी की तरफ से आया हुआ था, तो मैंने उसमें उसके लिए ओईटी की एक चीज़ चाहिए थी, बाकी सारा कुछ मेरा आईएमएम वगैरह पास था, तो सिर्फ मुझे ओईटी चाहिए था, मैंने उसके लिए वो चीज़ दी थी। तो वहीं से वो चीज़ शुरू हुई है। तो लाजमी तौर पे हर बंदा ओईटी दे, देख के दे। अगर तो प्लैब देना है तो भी आपने ओईटी देना है। तो एक सेपरेट पाथवे या एक सेपरेट विंडो अपने लिए लाजमी खोल के रखे हर कोई। वो स्टार्ट होगी मोस्टली विद ओईटी, चाहे आप प्लैब की तरफ जा रहे हैं या आप आईएमसी की तरफ जा रहे हैं या एमआरसी की तरफ जा रहे हैं, विंडो स्टार्ट होगी फ्रॉम ओईटी। ठीक है डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारा ओईटी के बारे में आपके सामने आ गया है। अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।